वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो सेक्शन वाइज टेस्ट में आज आप लोगों की डिमांड पे मैं पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर, ठीक है, इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लेके आया हूँ। मज़ा आ जाएगी आपको करके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही है? तो भारत की अनुसूचियाँ लिखी हुई हैं, कौन सी अनुसूची एकदम सही मैच कर रही है आपको ये पहचानना, ठीक है। तो पहले 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची क्या कह रहा है? दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है, पहले आप समझिए इसको। 11वीं अनुसूची यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। 12वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। 7वीं अनुसूची संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार शक्तियों का विभाजन करती है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है, कर लिया है, तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों 9वीं अनुसूची अगर आपको पता हो, ये डील करती है भूमि सुधारों से, है ना, लैंड रिफॉर्म से इंग्लिश में कहें तो, हिंदी में भूमि सुधार। ये ऐड कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 9वीं सूची ऐड हुई, पहली बात, ठीक है। तो ये तो बात हुई 9वीं अनुसूची। दल बदल जो है दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में, किस में है? 10वीं अनुसूची में। और अगर पूछे दल बदल ऐड कब हुआ था दोस्तों 10वीं अनुसूची में, तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। हो गया रिवीजन। देखिए टेस्ट लगाने से यही फायदा है, पूरा एक ही टेस्ट में सब कुछ रिवीजन अच्छा हो जाता है। आप एक ही चीज़ को रिवाइज करेंगे कोई फायदा नहीं होगा एक दिन में एक सब्जेक्ट। टेस्ट अगर एक फुल लेंथ लगा लिया तो आराम से आपका सब कुछ रिवाइज हो जाता है। चलिए खैर, तो 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची समझ गए। चलो 11वीं अनुसूची दोस्तों ये नगर पालिका से डील नहीं करता है। 11वीं अनुसूची पंचायत से डील करता है। किससे करता है? पंचायत से डील करता है। इसको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड करा गया था। और पूछ ले इसमें कितने सब्जेक्ट हैं या कितने मामले हैं, तो 29 मामले जिसमें पंचायत काम करती है। तो ये भी गलत मैच कर रहा है। 12वीं अनुसूची दोस्तों नगर पालिका से मतलब नगर पालिका से रिलेट करती है, नगर पालिका से संबंधित है। ये दोस्तों 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड करी गई थी। अब इसमें मामले पूछ ले दोस्तों, इसमें कितने मामले? तो 18 मामले, यानी ये भी सही नहीं मैच है, ये भी सही नहीं मैच है, ये भी सही नहीं मैच है। 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही है। ये पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कहने का मतलब है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और हमारे संविधान में ओरिजिनली 8 अनुसूचियाँ थी, 4 बाद में ऐड हुई हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, रिवीजन अच्छा हो गया होगा शेड्यूल का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, कह रहा है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया है, ये कैसी घटिया बात है, गलत, क्योंकि हमने ये फंडामेंटल राइट अमेरिका से ली है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया है दोस्तों, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल। फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 4A में है ना, पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51 है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने कहाँ से लिए? रूस से ही लिए दोस्तों। 11वीं कब ऐड हुई है ये भी आप बता सकते हो कमेंट में अगर याद हो आपको, ठीक है। आयरिश संविधान से हमने लिया है दोस्तों DPSP, क्योंकि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशकता तो ये हमने आयरिश संविधान से लिए हैं, ठीक है। तो रिवीजन इसका भी हो गया, चलिए बढ़िया आपका। चलो तीसरे में कह रहा है गलत विकल्प का चयन करना है। मस्त आपका आर्टिकल भी रिवाइज करा देता हूँ, कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड या नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस बार बहुत न्यूज में था, आ सकता है। आर्टिकल 50 कह रहा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 51 कह रहा है मौलिक कर्तव्य, ये गलत है, यहाँ 51A होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 51A होना चाहिए था। तो गलत विकल्प का चयन करने में ये गलत हो गया। पर ये भी देख लेते हैं 21A प्रारंभिक शिक्षा अधिकार या राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए चौथा देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। मौलिक अधिकार किस में दिए हैं दोस्तों? पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका। पांचवा देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पहली चीज गलत का चयन करना है। किसका चयन करना है? गलत का। चलो
प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में शामिल किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दूसरी स्टेटमेंट, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसके दोनों ही टर्म सही हो जाएंगे। जो हमारे प्रियम्बल में, मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है। जो हमारे प्रियम्बल में शुरू होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सिक्योर ऑल इट्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप का जस्टिस मिलता है ना, या 3 टाइप का न्याय मिलता है। 5 टाइप की फ्रीडम मिलती है हमें। कितने टाइप की फ्रीडम मिलती है पूछ ले तो 5 टाइप की। कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, है ना। तो ये भी पूछ सकता है 5 टाइप की फ्रीडम। चलिए छठा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है। सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये दोस्तों क्या सही बात है? एक सेकंड, जी हाँ बिल्कुल, BN राव को संविधान का क्या बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। HVR अयंगर को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेक्रेटरी HVR अयंगर थे। SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। तो संविधान के मुख्य प्रारूपकार जो थे, क्या SN मुखर्जी थे दोस्तों? तो बिल्कुल ये भी सही है। संविधान सभा में जो संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे वो यही थे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल हो जाएगा आपका सही, ठीक है। तीनों ही सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। चलिए 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा कौन थे। ये तो भैया बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो कौन थे हमारे? BR अम्बेडकर। अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर थे। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, ठीक है। तो इसमें तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, कौन किससे मैच नहीं कर रहे बताओ। संघ शक्ति समिति को JB कृपलानी देख रहे थे, गलत है। संघ शक्ति समिति को जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। कौन देख रहे थे? पंडित नेहरू, ठीक है। बाकी संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रांतीय जो संविधान समिति थी हमारे पटेल जी देख रहे थे, और प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। बाकी तीनों सही हैं, पहले में नेहरू होना चाहिए था। चलिए 9 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। इसने संविधान सभा से संबंधित है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो ये बिल्कुल दोस्तों सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये भी सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ये भी सही है। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो दोस्तों ये 26 जनवरी नहीं है, 24 जनवरी है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, 24 जनवरी को चुना था। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने बोला था कि हमारा संविधान कैसा हो, हमारा संविधान ऐसा हो, ठीक है। यही सब चीज़ें डाली, क्या सोशलिज्म, अपना जो जस्टिस है वो 3 तरह से मिल, जो आप प्रियम्बल देख रहे हो ना, एक तरह से वही पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था पंडित नेहरू का, ठीक है। तो ये तो सही है। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये डेट याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल हो जाएंगे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 11। निम्नलिखित में से, एक सेकंड, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य और सार्वजनिक उद्यम समिति में 25 सदस्य, ठीक है। कौन सा एकदम सही है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं प्लस 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 ये लोकसभा से होते हैं। सबसे बड़ी कमेटी यही होती है, एस्टीमेट कमेटी, 30 मेंबर होते हैं इसमें। और आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें दोस्तों 25 नहीं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। अगेन वही 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सही है, ये सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। जो पॉलिटिकल फंक्शन और कॉमर्शियल फंक्शन अलग कर दिया गया।
पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कॉमर्शियल देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना, याद हो अगर आपको। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट से आया था दोस्तों, इनमें से तो कोई नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ये आया था। किससे आया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, ठीक है। चलिए, आई होप आपका सही होगा ये, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक। मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, चलो ये बताओ पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एक क्वेश्चन। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था और पहले भारत का वायसराय कौन था? फिर से पूछ रहा हूँ, ठीक है। पहले जो था बंगाल का गवर्नर जनरल बताओ, पहले भारत का गवर्नर जनरल और पहला भारत का वायसराय, ये तीनों नाम बताओ ज़रा कमेंट में अगर याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 14, डैश ने पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया था और प्रांतीय विधानमंडलों को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या करा था? सेपरेट कर दिया था प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से, है ना, पहली बार, कि प्रांतों का बजट अलग होगा और केंद्र का बजट अलग होगा, क्योंकि कंटिन्यू बजट की डिमांड उठती जा रही थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा। अनुच्छेद 24 डैश की श्रेणी में आता है? किस में आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू इक्वालिटी। हिंदी में कहें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार या समानता का अधिकार। तो दोस्तों आर्टिकल 23-24 हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के खिलाफ अधिकार देता है, आर्टिकल 23-24, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए 16 देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधान को डैश ही संशोधित किया जा सकता है, या इंग्लिश में कहें तो द प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल कैन बी अमेंडेड ओनली। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको कौन अमेंड कर सकता है? स्पेशल मेजॉरिटी और राज्यों की सहमति द्वारा। पहली चीज, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्लस जितने राज्य हैं उनमें से आधे राज्य का, मान लो 28 राज्य हैं, 14 राज्यों का कंसेंट चाहिए, तभी हो सकता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप टैक्स में कमी कर रहे हो, है ना, यहाँ पे पावर डिवीजन जो हो रहा है वो दिक्कत कर जाएगा कि सेंटर सारा पैसा चाहेगी खुद ही ले ले, तो राज्यों के पास पैसा कर नहीं आएगा अगर टैक्स, तो वो सरकारें कैसे चलेंगी? तो इसलिए उनकी परमिशन भी ज़रूरी है। चलो 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों ये बताना है, ठीक है, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़, ये एक दोस्तों स्टैट्यूटरी बॉडी है या संवैधानिक निकाय है एक तरह से, ठीक है। तो ये बना था आपका कब? 1992 में, ठीक। ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, दोस्तों ईयर भी याद रखो, आएगा मैचिंग में पूछता है ये, 1993 में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बना 1993 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या नेशनल कमीशन फॉर एससी, दोस्तों ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल इसका क्या है? 338 है दोस्तों, क्या है? 338 है ना, नेशनल कमीशन फॉर एससी, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338 ए हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी 338 बी हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फ़र्क क्या होता है दोस्तों संवैधानिक बॉडी गैर संवैधानिक बॉडी में? संवैधानिक बॉडी जब संविधान बना था तब दी हो या संविधान में मेंशन हो। स्टैट्यूटरी बॉडी को पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया जाता है दोस्तों, वो संविधान में मेंशन नहीं, ठीक है। तो ये तीनों का ईयर याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1992, ये दोनों 93, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 करी गई थी? तो ये तो आपको बहुत पता होगी आराम से। तो ये दोस्तों करी गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, ठीक है। चलिए 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपीली क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? Which of the following article provide for the appellate jurisdiction of Supreme Court in constitutional cases? तो ये दोस्तों आर्टिकल 132 से डील करता है। किससे डील करता है? 132 से, ठीक है।
चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उनकी सीटों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में सेट करिए। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, किस में कम है और किस में सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, सबसे कम जो सीटें हैं बिहार में है राज्यसभा की 16 सीटें, पहली चीज़। तमिलनाडु में दोस्तों कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में अगर देखा जाए राज्यसभा की तो दोस्तों 18 सीटें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में कितनी है दोस्तों? 31 है। हालांकि उत्तर प्रदेश है भी नहीं है, चलो महाराष्ट्र, सॉरी माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में दोस्तों कितनी है? महाराष्ट्र में 19 है। महाराष्ट्र में कितनी है फिर से बताता हूँ, बिहार में 18, क्या कह रहा हूँ मैं, एक सेकंड माफ़ कीजिए, बिहार में 16 है, बिहार में 16 है। तमिलनाडु में दोस्तों 18 है और महाराष्ट्र में 19 है, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, 16 18 19, 16 18 19। यूपी की तो याद ही होगी आपको, 31 है, काफ़ी फेमस है, और यूपी की तो पता होनी चाहिए पेपर में, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 16 18 19, ठीक है। चलो 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। लोक संगीत और राज्य, अब ये यहाँ कल्चर के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। लोक संगीत और राज्य, वनावन लोक संगीत, क्या ये जम्मू कश्मीर का है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, वनावन जो है ये जम्मू कश्मीर का है। भटियाला या भटियाली दोस्तों ये किसका है? उड़ीसा का है? नहीं, तो भटियाली संगीत जो है आपका वेस्ट बंगाल का है। किसका है? वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, तो ये गलत है, यानी पश्चिम बंगाल होना चाहिए था। पर आप ये याद रखो, पुलाया केरल का है और पनिहारी राजस्थान का है, पनिहारी राजस्थान, ठीक है। फिर से देखो, वनावन जम्मू कश्मीर, भटियाली पश्चिम बंगाल, पुलाया केरल, पनिहारी राजस्थान, ठीक है। चले, कठपुतली नृत्य और राज्य को मैच करना है दोस्तों, कठपुतली नृत्य और राज्य को, ठीक है। तो पावाकूथू, पावाकूथू जो कठपुतली नाच है ये केरल का है, बिल्कुल सही है, पावाकूथू केरल, पावाकूथू केरल, ठीक है। कुंढेई दोस्तों उड़ीसा में होता है, ये भी सही है, कुंढेई उड़ीसा। थोलू बोमलता बहुत ज़्यादा फेमस है, आंध्र प्रदेश में होता है, थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश। तोगलू गोम्बियट्टा, तोगलू गोम्बियट्टा ये दोस्तों आपका कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में होता है ये तोगलू गोम्बियट्टा, तोगलू गोम्बियट्टा कर्नाटक। चलिए फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए, चारकुला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है। पहली चीज़ तो यही गलत हो गया, क्योंकि चारकुला जो है ये दोस्तों बुंदेलखंड का नहीं है, ये ब्रज क्षेत्र का है। किसका है? ब्रज क्षेत्र का है। चारकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नवरानी नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, ये सही है। जदूर नृत्य भूमिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला है, ये भी सही है। और मुद्रिका नृत्य ओडिशा के उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे ब्रज रीजन आना चाहिए। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो सती सुलोचना पहली असमिया फिल्म, मतलब ये इन्हीं पे बनी, सती सुलोचना की पहली जो फिल्म बनी, फर्स्ट असमीज फिल्म जो थी वो सती सुलोचना थी। तो ये दोस्तों क्या सही है? ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये पहली कन्नड़ फिल्म है। सती सुलोचना क्या है? पहली कन्नड़ फिल्म है, तो ये तो मैं मैच कर देता हूँ, ये पहली कन्नड़ फिल्म थी दोस्तों, ठीक है। चलिए, नरसिंह मेहता की बात करें अगर दोस्तों, तो ये पहली गुजराती फिल्म थी, पहली कन्नड़ नहीं, ये पहली गुजराती फिल्म थी, नरसिंह मेहता। जॉय मोती दोस्तों, जॉय मोती ये पहली असमिया फिल्म थी, मतलब असमीज फिल्म जो थी पहली वो कौन सी थी? जॉय मोती। सीता विवाह बिल्कुल सही है, ये पहली ओडिया फिल्म थी। समझ गए ना? तो पूछ रहा था सही विकल्प को मैच करना है ना, तो ये वाला सही है और ये सब मैंने मैचिंग कर दी, तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? लोक चित्रकारी और राज्य, ठीक है, कौन सा नहीं मैच कर रहा है ये बताना है। मधुबनी चित्रकला बिहार में होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा में होती है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। कलमकारी चित्रकला बंगाल में होती है दोस्तों, क्या? तो ये गलत है दोस्तों, कलमकारी जो है ये बंगाल में नहीं होती है। कलमकारी जो चित्रकला है दोस्तों ये आपकी कौन से राज्य में होगी? आंध्र प्रदेश में होगी। ये कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कलामकारी कहाँ होती दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और पैटककारी झारखंड है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर से बता दूं, मधुबनी बिहार, पट्टचित्र उड़ीसा, कलामकारी आंध्र प्रदेश और पैटाकर झारखंड, ठीक है। चलिए
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कह रहा है लोक संगीत परंपराएं और संबंधित राज्य, ठीक है, फोक म्यूजिक ट्रेडिशन और उससे कंसर्न स्टेट कौन से सही मैच कर रहे हैं, कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों जिकिर जो है ये नागालैंड का है क्या? तो नहीं, जिकिर दोस्तों ये असम का है। जिकिर किसका है? असम का फोक म्यूजिक ट्रेडिशन है। और जा इन जा ये अरुणाचल का है। ये किसका है? अरुणाचल का है दोस्तों। जा इन जा किसका है? अरुणाचल का। वीरगा से कर्नाटक बिल्कुल सही है। धाड़ी दोस्तों ये पंजाब का है। धाड़ी किसका है? पंजाब का है दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिकिर असम, जा इन जा अरुणाचल, वीरगा से कर्नाटका, धाड़ी पंजाब, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत शैली में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज इन हिंदुस्तानी म्यूजिकल हिंदुस्तानी म्यूजिकल स्टाइल। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में क्या क्या यूज़ होता है भाई। जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसमें क्या क्या यूज़ होगा? तबला हो जाएगा, सारंगी, सितार, संतूर, ये सब यूज़ होता है। वीणा और मारदंग, मंडोइन, ये सब कार्नेटिक म्यूज़िक में यूज़ होता है, ठीक है। वीणा नहीं होता है। सारंगी, संतूर है, तबला है ना, सितार है, ये सब यूज़ होता है। वीणा दोस्तों ये कार्नेटिक म्यूज़िक स्टाइल में यूज़ होता है। किस में होता है? कार्नेटिक म्यूज़िक में होता है वीणा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, थोड़ा क्लोज क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। कौन सा विकल्प गलत है? मिट्टी के बर्तनों के नाम और उपस्थित स्थल, नेम ऑफ पोट्री और उनका प्लेस ऑफ ऑरिजिन, की कहाँ से उनकी ऑरिजिन हुई है, ठीक है। तो कारीगरी मृदभांड ये गुजरात से हुआ है क्या? तो शुरुआती गलत है। कारीगरी मृदभांड दोस्तों गुजरात से नहीं हुआ है। कहाँ से हुआ है? ये तमिलनाडु से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु से हुआ है, ठीक है। कारीगरी मृदभांड कहाँ से हुआ? तमिलनाडु। इंग्लिश में तो ये सही ऑप्शन दे दिया है। कारीगरी मृदभांड कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु से। कागजी मृदभांड दोस्तों कहाँ से हुआ है? तो ये दोस्तों अलवर राजस्थान से हुआ है। यहाँ गलत दिया है इसको। कागजी मृदभांड अलवर राजस्थान से। खुर्जा मृदभांड दोस्तों कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश से। और डलगेट मृदभांड हुआ है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, थोड़ा उल्टा कर दिया है इसी चीज़ को। कागरी जो आपका कारीगरी मृदभांड है वो सही है। कागजी जो मृदभांड है या कागजी पॉटरी है यहाँ गुजरात ना होकर अलवर राजस्थान होना चाहिए था, जो कि यहाँ सही है। तो समझ गए ना कहने का मतलब है, ठीक है। कारीगरी मृदभांड होगा आपका कहाँ पे? ये हो जाएगा तमिलनाडु। कागजी मृदभांड होगा आपका अलवर राजस्थान, खुर्जा होगा उत्तर प्रदेश, डलगेट जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कढ़ाई का नाम और संबंधित राज्य, नेम ऑफ एम्ब्रॉयडरी और कंसर्न स्टेट, ठीक है। चलिए कारचोबी ये राजस्थान में है क्या? कारचोबी राजस्थान में है क्या? कसूती कर्नाटक, किमखाब अरुणाचल प्रदेश और शामिला मिला मणिपुर, ठीक है। कौन सा दोस्तों विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखो कारचोबी राजस्थान, कढ़ाई होती है, बिल्कुल होती है। कसूती कर्नाटक, मैंने घड़ी कसूती लागे से खड़ूस, कसूती कर्नाटक में होती है, बिल्कुल सही है। किमखाब दोस्तों ये अरुणाचल में नहीं होती, किमखाब वाराणसी में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी में आ सकती है, यूपी की जो कल्चर है उससे। वाराणसी में होता है किमखाब। किमखाब कहाँ होता है? वाराणसी में, ठीक है। और शामिला मणिपुर, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति कला शैली कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित नहीं हुई थी? कौन सी मूर्ति कला शैली कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित नहीं हुई थी दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, गांधार मूर्ति कला शैली ये हुई थी, बिल्कुल। मथुरा शैली भी हुई थी। अमरावती शैली की बात करें दोस्तों, ये नहीं हुई थी। ये सातवाहनों के संरक्षण में हुई थी। किसमें हुई थी? सातवाहन, ठीक है। सातवाहनों के संरक्षण में हुई थी दोस्तों ये, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी, बाकी दोनों सही है। चलिए 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में सरहुल को नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? किसको? सरहुल को दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ की जितनी जनजातियां हैं ये सरहुल को एक नए वर्ष की शुरुआत के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। सरहुल झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सरहुल त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है, कि नव वर्ष शुरू होता है उनका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। कह रहा था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों जॉन मेनार्ड कीन्स ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉन मेनार्ड कीन्स ने, ठीक है, याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज नॉट कम अंडर द टेरिटरी सेक्टर? बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा।
ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कृषि ये प्राथमिक सेक्टर में आता है, ठीक है। ये तो क्या बच्चों ही वाला क्वेश्चन पूछ लिया। चले 34, मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डैश इन द ईयर 1990। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दोस्तों प्रस्तुत करा था, मतलब किसने पब्लिश करा था, ये पूछ रहे हैं। तो ये करा था यूएनडीपी ने। किसने करा था, यूएनडीपी ने, याद रखिएगा दोस्तों। चले ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को, तो याद रखिएगा 101 स्थान मिला है। कितना स्थान, 101 मिला है। 106 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की बात कर रहा है, किसकी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। भारत का स्थान 135 है, तो शुरुआत गलत हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 136 है। कितना है, 136 है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, सही सुमेलित नहीं था, ये 136 है, ठीक। चलो बाकी आप फिनलैंड पहले पे है, डेनमार्क दूसरे पे है और आइसलैंड तीसरे पे, ये सही है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड 1 2 3। चलिए 37 देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या प्रत्येक वर्ष 29 जून को निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पीसी महालनोबिस सुना होगा आपने, पीसी महालनोबिस को याद करते हैं हम लोग। तो यहाँ तो ऑप्शन कोई नहीं है पीसी महालनोबिस का, तो नन ऑफ दिस हो गया। पीसी महालनोबिस, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इनको, पीसी महालनोबिस, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर एक प्लान भी, 5 ईयर प्लान भी बेस है, जरा बता सकते हो क्या, ठीक है, उसको कौन सा प्लान था जो इन्हीं के पे बेस भी था, अगर याद हो तो बताओ। चलो 38 देखते हैं दोस्तों, 38 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कोई देश विकसित तब माना जाता है जब उस देश का डैश, इंग्लिश में कहें तो अकॉर्डिंग टू IMF अ कंट्री इज कंसीडर्ड डेवलप्ड व्हेन, कब किसी कंट्री को बोलते हैं भैया ये बहुत डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग नहीं। नंबर 1, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है, मतलब GNP इज ग्रेटर देन GDP। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए, किसी देश की जब GNP उसकी GDP से ज़्यादा हो जाए ना, तो समझ लो भैया वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अब GDP क्या होता है, जैसे मान लो ये भारत है, भारत के अंदर अमेरिका की भी कंपनी है, चाइना की भी है, फ्रांस की भी है, जो भी है, भारत के अंदर वो काम कर रही हैं अगर, है ना, भारत की टेरिटरी के अंदर जो भी बन रहा है वो सब GDP में ऐड होगा। और भारत के लोग जो दूसरे देश में कमाते हैं वो भारत की यहाँ पे ऐड होगा अगर वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 39 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है, कौन सा बिल्कुल सही मैच कर रहा है। पहला, बॉम्बे योजना 1944, गांधीवादी योजना 1944, जन योजना 1944, सर्वोदय प्लान 1954, ठीक है। तो दोस्तों बॉम्बे प्लान 1944 सही है, ये गांधीवादी योजना 1944 सही है, जन योजना या पीपल्स प्लान ये 1945 में आया था। कब आया था, 1945 में। और सर्वोदय प्लान दोस्तों ये आया था 1950 में। कब आया था, 1950 में, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 40 देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। तो दोस्तों कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या हिंदी में कहें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये गांधी जी के बर्थडे 2 अक्टूबर 1952 से शुरू करा गया था, 2 अक्टूबर 1952 से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा। 41 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर चैलैया समिति के सिफारिशों पर लागू नहीं किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैड नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन ऑफ चिलिया कमेटी, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा कर था इसमें से, तो दोस्तों देखिए चैलिया समिति की सिफारिशों पर जो लागू हुआ था वो पहले टैक्स समझ लो कौन कौन सा था। एक था आपका लागू नहीं किया गया था, कह रहा था ना, तो दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम इंटरेस्ट सर्विस, ये तो सारे ही करे गए थे, ये दोस्तों सारे ही करे गए थे। एक आपका जो निगम टैक्स होता है ना, निगम टैक्स, वो नहीं करा गया था। तो इसमें तो दोस्तों सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये सारे ही करे गए थे, ठीक है। चलिए समिति पे सारे ही करे गए थे, निगम टैक्स वगैरह नहीं करा था। 42 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। भारत में वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था,
जीएसटी कहने का मतलब है, कह रहा है 1 जुलाई 2017 से लगा था। तो बिल्कुल दोस्तों ये डेट एकदम पर्स में लिखी होनी चाहिए आपके, क्योंकि पैसा कटने लगा ज़्यादा। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़ भारतीय वस्तु और सेवा कर मॉडल कनाडा के उपभोग मूल्य वर्धित कर मॉडल पर आधारित है। इंडियन जीएसटी टैक्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन कंजम्पशन वैल्यू एडेड टैक्स मॉडल। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इनमें से कह रहा गलत पहचानना था तो कोई ही गलत नहीं है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैनेडियन के वैट पे हमारा आधारित है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है? किस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है, पहचानना है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है दोस्तों? तो दोस्तों यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। अब अगर आपसे पूछ लेता, ये तो चलो इसका चेन्नई हो गया। नेशनल इंश्योरेंस का कंपनी लिमिटेड का, तो इसका कोलकाता में। कहाँ है? हम भी कोलकाता से, तुम भी कोलकाता से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये दोस्तों मुंबई में है, ठीक है, मुंबई। ये अपना केजरीवाल की सरकार दिल्ली से, ठीक है। बाकी ये चेन्नई हो गया हमारे थाला साहब, ठीक है। 44 देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया दोस्तों? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को, इंग्लिश में कहे तो सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला? सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस, तो ये दोस्तों मिला 1992 से। कब मिला? 1992 से, ठीक है। तो सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला। अब अगर पूछ लेता इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1988 से हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला। 45 देख लेते हैं। डैश को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज लॉन्च ऑन डैश एट तालकटोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1 सितंबर 2018 को। कब हुआ था? 1 सितंबर 2018 को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 46 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है दोस्तों, ये बताना है। इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है दोस्तों? तो ये करता है यूएनईपी इमिशन गैप रिपोर्ट को पब्लिश। किसको करता है? इमिशन गैप रिपोर्ट को यूएनईपी पब्लिश करता है, ठीक है। आगे रुको जरा, सब्र करो, वही हाल है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट अगर पूछ लेता, या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है दोस्तों, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी हो गया। ग्लोबल करप्ट रिपोर्ट अगर पूछ ले दोस्तों, या हिंदी में वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है दोस्तों? तो इसको दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, समझ जाना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है दोस्तों, ये आईएमएफ निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? आईएमएफ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय बेसेल स्विट्जरलैंड में है? बेसेल स्विट्जरलैंड में। किसका है दोस्तों? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो हेडक्वार्टर है, ये बेसेल स्विट्जरलैंड में है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। चलो ये तो बात रही है इसकी। अब आईएलओ का कहाँ है, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है तो स्विट्जरलैंड में, पर जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। आईएलओ का कहाँ है? बहुत बार पूछता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ये पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस में है, पेरिस। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। और ये अभी बताया बेसेल स्विट्जरलैंड। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन या आशियान है ना, इसका कहाँ पे है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो दोस्तों इसका जकार्ता में है। कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। फिर से बता देता हूँ, ये हो गया जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ये अभी मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, ये पेरिस फ्रांस। और ये तो अभी आपने बेसेल स्विट्जरलैंड, और ये हो गया जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर एक जरूर आता है पेपर में 2 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मेजर फोकलोर या प्रमुख लोकगीत और उसका क्षेत्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता लोगे आराम से। रशिया दोस्तों ब्रजभूमि में होता है, रसिया ब्रजभूमि में होता है, बिल्कुल सही है। कजरी दोस्तों ये जौनपुर में होता है, कजरी नहीं,
ये मिर्ज़ापुर में होता है। ये कहाँ होता है दोस्तों? मिर्ज़ापुर में होता है, कालीन भैया के क्षेत्र में होता है, कजरी। ठीक है, तो कजरी दोस्तों ये मिर्ज़ापुर में है, ये गलत है, ये सही है। आला बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वांचल में। ठीक है, बाकी तीनों सही है, कजरी मिर्ज़ापुर में है बस। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं। डैश के शिष्य पंडित राम सहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया था। पंडित राम सहाय अ डिसिपल ऑफ डैश हैड ओरिजिनेटेड द बनारस बाज घराना। ठीक है, तो ये किसने करा था दोस्तों? मोदू खां के, मोदी खां नहीं है, मोदू खां है ना, मोदू खां के शिष्य थे पंडित राम सहाय। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम फैक्चुअल भैया, रटना पड़ेगा। मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया था। ये देखो ROAR में बहुत डीप इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बुक में कभी दिखेंगे ही नहीं वो कहाँ है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को अलग से स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया करो, क्योंकि जो सबको पता है वो आयोग को भी पता है कि आप सबको ये पता है कि उसे क्या पता है कि आपको ये पता होना चाहिए। मैं पेपर में ये नहीं दूंगा, समझ रहे हो? तो इसलिए जो आयोग को पता है कि ये आपको नहीं पता है वो आपको पता होना चाहिए। आए आए नहीं आए। चलिए क्वेश्चन 50 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? मेन थिएटर इंस्टीट्यूशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्थाओं से संबंधित। ठीक है, यायावर गोरखपुर, अभिनय ज्योति वाराणसी, स्वास्तिक लखनऊ और रूपांतर मथुरा। ठीक है, कौन सा इसमें से एकदम सही मैच कर रहा है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए यायावर कहाँ होता है दोस्तों? यायावर ये गोरखपुर में नहीं है, ये आप समझ लो लखनऊ में होता है। ऐसे बता देता हूँ, एक सेकंड। यायावर लखनऊ में होता है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ अभिनय ज्योति दोस्तों ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ये वाराणसी में ही होता है। अभिनय ज्योति वाराणसी में होता है। स्वास्तिक दोस्तों ये आपका मथुरा में होता है। स्वास्तिक कहाँ होता है? मथुरा में होता है। स्वास्तिक कहाँ होता है? मथुरा में होता है। रूपांतर दोस्तों कहाँ होता है? रूपांतर गोरखपुर में होता है। कहाँ होता है? गोरखपुर में। ठीक है, फिर से करते हैं। यायावर दोस्तों कहाँ होता है? यायावर होता है आपका लखनऊ में। ठीक, अभिनय ज्योति वाराणसी सही है। स्वास्तिक दोस्तों कहाँ होता है? तो स्वास्तिक होता है मथुरा में, और रूपांतर दोस्तों होता है गोरखपुर में। रूपांतर कहाँ होता है? गोरखपुर में। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। कितने नंबर है जरा कमेंट में बता दिया करो महाराज, तो कम से कम आइडिया तो लगे आप लोगों की इतनी तैयारी है, अभी और टेस्ट कराने हैं या क्या कराना है वो फिर मैं एनालाइज कर लेता हूँ। कमेंट सबके पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आप ये मत सोचिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट में, कल फुल लेंथ टेस्ट आएगा एक। चलिए बाय बाय।